तो बच्चों फिर अपन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आखिरी प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन में जाने के पहले थोड़ा सा अपने यदि सुपर ऑक्साइड्स हम वाटर डाल दें तो क्या होगा, उसको भी अपन थोड़ा सा चेक कर ले। यदि अपन सुपर ऑक्साइड्स हमारे पास हो तो रिएक्शन विद वाटर विद सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, थोड़ा इसको भी अपन देख लें। तो जैसे KO2 लिया हमने इसमें वाटर डाल दिया और इसकी यदि हम बच्चों रिएक्शन करवाते हैं तो चूंकि यहाँ पर ये सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी देगा ये साथ में, मतलब KOH तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, KOH हमें मिलेगा, हमें साथ में H2O2 मिलेगा और ऑक्सीजन हमें मिलेगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें मिल जाएगा और ऑक्सीजन हमें मिलेगी सुपर ऑक्साइड के साथ में। यदि हम वाटर डाल देते हैं परऑक्साइड्स में, मतलब हमारे पास Na2O2 है, हमने यहाँ पर वाटर डाल दिया H2O, तो हमारे पास ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा एंड H2O2 हमें मिलेगा। मीन्स हमें ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं देगा, ऑक्सीजन वाटर में H2O2 ग्रुप में आ जाएगा। ऑक्सीजन कौन देगा हमें, सुपर ऑक्साइड हमें ऑक्सीजन देगा। थर्ड में यदि हम बात करते हैं मोनोऑक्साइड हमारे पास है, तो मोनोऑक्साइड मीन्स हमने Na2O लिया और हमने इसमें वाटर डाल दिया, तो बच्चों यहाँ पर ट्वाइस NaOH हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ट्वाइस NaOH हमें मिल जाएगा, यहाँ पर कोई H2O2 या ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। मीन्स जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो मोनोऑक्साइड्स होते हैं, वो बच्चों हमें हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक नेचर। मतलब वो लिटमस को क्या करेंगे, लिटमस कौन सा लिटमस, रेड लिटमस, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, वो यहाँ पर ब्लू कर देंगे। रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, यदि हम ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं या हम ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास KOH और NOH के साथ में ये H2O2 भी है। ये H2O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो और ऑक्सीजन यहाँ मिल रही है और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने रेड लिटमस डाला तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ही डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज, रेड लिटमस को ये डीकलराइज कर देगा, रंगहीन कर देगा। तो बच्चों हम देखते हैं रेड लिटमस को डीकलराइज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई H2O2 हमें मिल नहीं रहा है, बेसिक सॉल्यूशन है, pH मोर देन 7 है, pH इज ग्रेटर देन 7, एल्कलाइन नेचर है, रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है। तो ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की वाटर के साथ ऐसी रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, ठीक देखने को मिलती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं और वो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं बात करने जा रहा था वो है रिएक्शन विद वाटर। बच्चों जैसे हम रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेप्शन की बात करेंगे कि कौन से जो पानी अब 3 टाइप का होता है। पानी ठंडा भी मिलता है हमें, पानी गर्म भी होता है। अब यदि ठंडा पानी हमें मिलता है और ठंडे पानी में हमने लैब में देखा सोडियम को उठाओ और आप क्या करो, पानी में डाल दो। जैसे आपने सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम जलने लगता है, एकदम से फायर हो जाता है, सोडियम में जलने लगेगा सोडियम पानी में डालने पर। ठीक है बच्चों, मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या पोटेशियम भी जलेगा, क्या सीजियम भी जलेगा? तो हम देखते हैं यस। यदि आप ये देखते हैं यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्कली मेटल्स में, हम एल्कली मेटल्स में बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम की हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं कोल्ड वाटर के साथ। हम ठंडे पानी में लिथियम को हमने डाल दिया, तो लिथियम को जैसे पानी में डाला, ठंडे पानी में तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठंडे पानी में लिथियम का कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसी लिथियम को क्या करो, आप यहां पर गर्म पानी में डाल दो, वार्म वाटर में डाल दो, तो यहां पर LiOH बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। मतलब गर्म पानी में डालोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। सेम यदि हम यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल यदि हम ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमने बेरिलियम लिया, बेरिलियम को हमने ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी में डाला तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन। ठीक है साहब, पानी हमने गर्म कर दिया, अब हमने पानी गर्म में डाल दिया, गर्म पानी को गर्म कर दिया, तब भी हमने देखा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है।
चलो अब हम पानी के हम वेपर ले लें, तो क्या वेपर में पानी वेपर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर वेपर बनता है ना पानी का, पता है अपने को। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, तब भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए अब अपन लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हमने वाटर लिया, और मैग्नीशियम में वाटर कौन सा लिया हमने, कोल्ड वाटर। हमने क्या कर लिया बच्चों, कोल्ड वाटर। क्या होगा मैग्नीशियम और कोल्ड वाटर के साथ में, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब लिथियम भी कोल्ड वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है और मैग्नीशियम भी नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है, डायगोनली रिलेशनशिप। आपको एक सेकंड प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप में, जो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी सिमिलर है, कोल्ड वाटर के साथ में ये दोनों रिएक्शन नहीं करते। तो क्या यहाँ पे वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं क्या, यस। हम यदि देखते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, हमने पानी को यदि गर्म कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगी। मतलब वार्म वाटर के साथ में मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेते हैं लिथियम के बाद में सोडियम, लिथियम सोडियम। यदि हमने यहाँ पर सोडियम लिया बच्चों, तो सोडियम यदि वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर यदि हमने कोल्ड वाटर लिया, आप जानते हैं रिएक्टिविटी जो होती है वाटर के साथ में वो इंक्रीज होती है। ठीक है, यहां पे कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं है, वार्म के साथ हो रहा है, लेकिन वही कोल्ड वाटर के साथ सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम ये रिएक्शन करेंगे। लिथियम और सोडियम, ये दो, लिथियम यहां पे हो गया, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां पर KOH बना लेगा या यहां पर NOH बना लेगा, प्लस यहां पर बच्चों हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और फायर मतलब कि आग लग जाएगी। अब यहां पर यदि आपको जब भी आग लगाना हो, ठीक है, तो आपको सोडियम को ठंडे पानी में डाल दो, पोटेशियम को ठंडे पानी में डाल दो, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, आग लग जाएगी। हाइड्रोजन तो इवॉल्व होगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा और आग लग जाएगी। रुबिडियम और सीजियम को यदि हमने लिया, ठंडे पानी में यदि हमने कोल्ड वाटर में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तब भी यहां पर RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH बन जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, आग लगेगी, लेकिन आग के साथ में एक्सप्लोजन भी होगा, मतलब विध्वंसन भी होना है यहां पर। ठीक है बच्चों, एक्सप्लोजन भी होगा, विध्वंसन भी होना है। मतलब रुबिडियम और सीजियम के साथ में यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं ठंडे पानी की, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा और यहाँ पर फायर हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन एल्काइन मेटल की हमें मिलती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज देख रहे हैं हम। लिथियम ठंडे पानी रिएक्शन नहीं हो रही है, सोडियम पोटेशियम ठंडे साथ आग लग रही है और एक्सप्लोजन साथ में हो रहा है। ठीक है, यदि बच्चों हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन में मैग्नीशियम हो गया, अब हमारे पास कैल्शियम है एंड स्ट्रोंशियम है। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम भी जो है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीनों के तीनों वाटर, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है रिएक्टिविटी, चाहे आपका AM का होगा चाहे आपका EM का होगा। तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो ये क्या बना लेंगे बच्चों, कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका, स्ट्रोंशियम है तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्ट्रोंशियम है तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SROH होल ट्वाइस, और बेरियम लिया आपने तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा BOH होल ट्वाइस, प्लस यहां पर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों इस टाइप से ये हाइड्रोक्साइड्स हमारे बनते हैं। जब भी हम कोल्ड वाटर या वार्म वाटर में किस किस की जरूरत पड़ रही है, यदि वो बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और मेटल इज नॉट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो कौन कौन से हैं, स्टार पॉइंट देखिए, वन आपका ये वाला स्टार पॉइंट, सेकंड देखिए कोल्ड वाला आपका ये वाला स्टार पॉइंट, और थर्ड वाला ये वाला स्टार पॉइंट। मतलब 3 एलिमेंट आपके हाथ में बच्चों ऐसे हैं इस ब्लॉक के, जो कि कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, और बाकी के एलिमेंट हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन pH मोर देन 7 होगा, हाइड्रोक्साइड्स का आपको पता ही है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये रिएक्शंस आपको मिलती हैं बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, बेसिसिटी। अब इनके ऑर्डर अपन देखते हैं। हाइड्रोक्साइड्स के अपन बात करते हैं, इन हाइड्रोक्साइड्स की अपन बात करना अब शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने, अब हाइड्रोक्साइड्स की हम लोग बात करेंगे।
चलिए हाइड्रोक्साइड्स में अपन देखते हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए मैं केवल हाइड्रोक्साइड्स अब देखूंगा, रिएक्शंस हो चुकी हैं, मैं केवल एल्कलाइन अर्थ मेटल और मैं बात करूंगा एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की। चलिए हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या? यस, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और जरूर बनेगा। किससे बनेगा? वाटर के साथ में नहीं, फिर किसके साथ में बनेगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बच्चों हम बनाएंगे। देखिए बेरिलियम लिया, बेरिलियम क्लोराइड ले लो, वाटर इसमें डाल दो तो क्या बन जाएगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ट्वाइस HCl आप अलग कर दो, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा इसको गर्म कर देना, थोड़ा हीट करना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और ट्वाइस HCl अलग हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा ट्वाइस H2 से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दूसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाने की हमारे पास एक रिएक्शन और है। यदि हम बेरिलियम क्लोराइड की ही रिएक्शन यदि हम ट्वाइस NaOH के साथ करा दें तो हमें यहाँ पर बेरिलियम OH होल 4 हमें यहाँ पर मिल जाता है -2 के रूप में। यदि हम या फिर हम इसको लिखेंगे Na2BeOH होल 4, सोडियम बेरेलाइट बोलते हैं हम इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम बेरेलाइट। तो इस प्रकार से रिएक्शन बनती है यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमें बनाना है तो हम ऐसे बना लेते हैं, सोडियम बेरेलाइट हमारा ऐसा हमें मिल जाता है। बेरिलियम यहाँ पर OH के 4 मॉलिक्यूल को अपने यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल OH के यहाँ पर जोड़ते हैं बच्चों। इसलिए जोड़ते हैं यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया बच्चों। जब 1s2 2s2 हो गया यहाँ पर तो बेरिलियम यहाँ पर यदि आप देखते हैं 2s मीन्स L शेल हो गई, केल शेल है, तो 2p भी यहाँ पर खाली होगा। बेरिलियम यदि आप +2 ले रहे हैं तो 1s2 हो गया यहाँ पर, तो 2s0 2p0, तो यहाँ पर इसके 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर इसके 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल खाली होते हैं। और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल के साथ में जब ये खाली ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, लोन पर इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग करते हैं और बेरिलियम यहाँ पर OH के 4 के साथ 4 OH के मॉलिक्यूल रेडिकल के साथ में बॉन्ड बना लेता है। बेरिलियम OH के 4 के साथ बनाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 हो जाती है। अब आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? जितने बच्चों मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं मेटल के साथ में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। 12th के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर एक चैप्टर पर डिटेल में हमारे पास है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम बच्चों होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर L के साथ में यदि हम कैल्शियम की बात करेंगे तो उसमें KLM शेल होती है, 1 2 एंड 3। पहले वाली शेल में s ऑर्बिटल, L में देखेंगे तो s और p ऑर्बिटल, और M में देखेंगे तो s p और d ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल आपको मिलते हैं थर्ड शेल में। इसलिए चूंकि 3 ऑर्बिटल यहाँ पे मिलते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो कैल्शियम वाटर मॉलिक्यूल को या OH मॉलिक्यूल को 6 मॉलिक्यूल को अपने ऑर्बिटल में ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो हमें यहाँ पे मिल रही है इसको मिटा दूं मैं। अब समझ में आ रहा है अपने को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलिए यदि हम आगे बात यदि हम लोग करते हैं बच्चों, आगे यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड्स जो हमने बनाए वो हाइड्रोक्साइड्स क्या काम करते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड हमने लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखते हैं तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका आयोनिक कैरेक्टर के बारे में हम बात करें कि इसका आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं इनकी, तो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी किस टाइप से होगी यहाँ पर। ठीक है, और तीसरी यदि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं हम, तो तीसरी बात करते हैं बच्चों हम इसका बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा। सॉल्युबिलिटी में कौन सा सबसे ज्यादा घुल जाएगा पानी के अंदर, यह है अपना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पानी में ज्यादा घुल जाएगा, सॉल्युबिलिटी में बात होगी। बेसिक कैरेक्टर में बात होगी कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक नेचर है, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि पूछा जाए तो उसके बारे में बात होगी। आयोनिक कैरेक्टर, किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये वाली बात यहाँ पे करेंगे। सेम हम लोग यदि बात करते हैं यहाँ पर तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी यही बातें हम लोग कर सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों
तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम अभी मैंने बनाया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeHOH होल ट्वाइस, बेरिलियम बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। चलिए, तो अब आपको ये सब याद हो चुका होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम यहां पर देखते हैं बच्चों आयोनिक करैक्टर, आयोनिक करैक्टर हम दोनों का देखेंगे। इसका भी जो आयोनिक करैक्टर मतलब हम इसको IC बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम S बोल सकते हैं और बेसिक करैक्टर को BC बोल सकते हैं। आप ये देखते हैं बच्चों की जो ये जितने भी होते हैं ये यहाँ पर इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बच्चों ध्यान रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यदि डिक्रीज हो रही है तो ये सारे के सारे करैक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। IC इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। IC के बाद में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बाद में आपका बेसिक करैक्टर BC भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि ये प्लस माइनस है वो चांस ज्यादा देगा, रुबिडियम है यहाँ पर वो चांस ज्यादा देगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण आपको पता है एटॉमिक साइज इनका बढ़ना, ज्यादा एटॉमिक साइज होगा यहाँ पर तो इसका जो साइज कैटायन और एनायन का साइज यदि बड़ा होगा तो इसमें आयोनिक करैक्टर डेवलप होगा, क्योंकि आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा। आयोनिक करैक्टर तो होगा ही, आयोनिक ये सब आयोनिक करैक्टर वाले हैं, इसमें सब कोवलेंट करैक्टर ना होके पहले क्या होता है आयंस बनते हैं, इसलिए ये लिथियम LiOH, NaOH, KOH और RbOH और CSOH हमें मिलता है। लेकिन यहां पर बात होती है कि किसका आयोनिक करैक्टर ज्यादा है। अच्छा, इसकी बात क्यों हो रही है कि किसका आयोनिक करैक्टर ज्यादा है, इसलिए बात हो रही है बच्चों क्योंकि ये छोटा साइज होता है और ये थोड़ा बड़ा साइज है, एनायन बड़ा है, छोटा कैटायन है, तो ये क्या करेगा अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर OH के खींचेगा। तो आयोनिक करैक्टर के साथ में इसका जो Z इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा, तो पोलराइजेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन कारण कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, आयोनिक करैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। तो कोवलेंट करैक्टर क्यों बढ़ा है, यहां पर क्यों आया कोवलेंट करैक्टर, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी कारण यहां पे इसका साइज बड़ा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए थे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियस बीच में आ गए, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड जैसा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिला, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया। आयोनिक करैक्टर पहले बना ताकि कंपाउंड बना, उसका कोवलेंट करैक्टर इसमें आ गया, जबकि यहां पर कोवलेंट करैक्टर कम होगा, दोनों का साइज बड़ा लगभग बराबर है ना, लगभग साइज बराबर है इन दोनों का, इसलिए जो है कोवलेंट करैक्टर कम, आयोनिक करैक्टर ज्यादा। हम इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे आपको पता ही है, पुराने मैंने वीडियोस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत डिटेल में आपको करवाई हुई है, आप वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हैं किस वीडियो में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर है और उस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे डिक्रीज होगी तो आयोनिक करैक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और बेसिक करैक्टर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तीनों सेम आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल में होगा। यहां पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, जल्दी बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक करैक्टर यहां पर क्या होगा, बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, तो फिर यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी, तो आयोनिक करैक्टर क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। तो तीनों चीजें एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम होती हैं। अब आप यदि बोलो कि हम दोनों का कंपेयर कर दें, ठीक है साहब, दोनों का कंपेयर कर दो, तो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी कंपेयर कर दीजिए। When we move left to right in the periodic table in periods, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, यहाँ पर ये कम हो रहा तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं NaOH ले लूं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं और मैं कहूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैं को क्या बोलना पड़ेगा कि NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलूंगा। क्यों, क्योंकि मैं देखूंगा कि NaOH की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी NaOH की क्या है, ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaOH इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaOH इज लोअर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ MgOH होल ट्वाइस। जब यहां पर MgOH होल ट्वाइस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यदि ज्यादा है यहां पर MgOH होल ट्वाइस की,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक करेक्टर है, आपका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए लोअर बेसिक देन NaOH। NaOH जो है ज्यादा बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये कम बेस हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, हैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं, तो पढ़ाई अच्छी बात होती है बेटा, पढ़ना चाहिए ना अपने को। ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ा हंसा करो, तो बेटा पढ़ाई में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है ना मेरा, इसलिए वो हंसने की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, चलिए फिर भी आपने बोला है तो थोड़ा हंसने का प्रयास करूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तुम्हारे पास NaOH भी और MgOH और ट्वाइस भी है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NaOH हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको ऐसा मान लिया हो, मान लो आप इसको यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन दिस करेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को, गुड। फिर से अपन एक बार रिपीट कर देंगे इसको, आयोनिक करेक्टर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम से, पोटेशियम से, सोडियम से। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है बच्चों, आयोनिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। बेसिक करेक्टर भी बढ़ रहा है, बेसिसिटी यहां पर ज्यादा होगी। तुमसे पूछा जाए कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फर्स्ट में तुम्हें कंपाउंड देखना पड़ेंगे बच्चों क्वेश्चंस में। जब तुम क्वेश्चंस देखोगे एस ब्लॉक का, तो इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, तो कंपाउंड्स तुम देखोगे। यदि सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स हैं तो सेकेंड ए वाले हमेशा लीस्ट बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, लोअर बेसिक हो जाएंगे फर्स्ट ए से। फर्स्ट ए वाले पहले पकड़ोगे, फर्स्ट ए में जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सीजियम सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ठीक है, फिर यहाँ पे बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। बेरिलियम लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, वो चांस नहीं देगा। अच्छा, जो वो चांस देते हैं वही बेसिक होते हैं, पता है ना अपन लोगों को। तो अपन को इसी तरीके से अपन को करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आसपास में कहीं भी पूछ सकता है वो। ठीक है, दिमाग में क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस करेक्टर, आयोनिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड्स मैंने आपको इसे करवाए, क्योंकि जब व्हेन alkali metal and alkaline earth metal both are reacts with water to give hydroxides. ठीक है, and evolution of it is present there. कैसे क्या होता है, वो रिएक्शन पहले हुई हाइड्रोक्साइड में, उनके करेक्टर क्या, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, आएंगे कभी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कभी आयोनिक करेक्टर, कभी बेसिक करेक्टर के ऊपर आएंगे क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप से करने हैं। ठीक है, चलिए अगला अपन आगे, अपन यदि इसको मैं यहाँ पे इसको आगे कराता हूं कि कुछ नाम होते हैं, मैं कुछ नाम देना चाहूँ आपको कि यार अपन कॉमन नेम क्या बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस कॉमन नेम पे भी आते हैं बच्चों। क्वेश्चन जब कॉमन नेम पे आते हैं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होने लग जाती है, तो यार कॉमन नेम तो हमने याद किए नहीं थे, अभी कॉमन नेम पे क्वेश्चन आ गया। जैसे कि सपोज कीजिए अब यदि अपन ने यहाँ पे ले लिया BaO, तो BaO को अपन बेराइटा बोलते हैं। ठीक है ना, हमने इसी का हाइड्रोक्साइड ले लिया, हमने ले लिया BaOH होल ट्वाइस, तो BaOH होल ट्वाइस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, BaOH होल ट्वाइस को हम बोलेंगे बेराइटा सॉल्यूशन। बेराइटा ही हो गया, बेराइटा सॉल्यूशन OH हो गया, तो हमने इसको बोला बेराइटा सॉल्यूशन। ऐसे बच्चों यदि अपन MgO लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों है ना, यहाँ पर यदि मैं MgO लेता हूं तो MgO को हम बोलते हैं मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे हम बच्चों, मैग्नीशिया। और यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस बना हुआ है, तो बच्चों MgOH होल ट्वाइस को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं हम बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बात मैं जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा आप लोगों से, सारे बच्चों से, कि बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज जो है वो अपन एंटासिड में करते हैं। किसमें करते हैं, एंटासिड में। डकार वगैरह जब आ जाती है, एंटासिड, एंटासिड में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार जो आपने अनुभव किया होगा, क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं और जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, उनमें क्वेश्चन एवरीडे इन लाइफ, इन सब में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में जहां पे ड्रग्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आए, और वहां से जो फंक्शन ग्रुप के क्वेश्चन उठा के उसने टेस्ट के रूप में रिजेंट्स में कौन सा यूज करेगा, वो उसने क्वेश्चन के रूप में दिया बच्चों।
हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO का यूज एंटासिड में करेंगे। एंटासिड का मतलब होता है कि डकार वगैरह जब आती है तो हम जैसे ही MgO हम पिएंगे तो डकार आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। क्या है बच्चों यहाँ पर, ये इट इज ए बेसिक नेचर। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है इसलिए इसकी डकार आना, हमारे डकार आ रही है तो हम इसको पीते हैं। और इसका यूज हम एज ए मेडिसिन हम लोग करते हैं, और मेडिसिन के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट आपको दिया जाता है बॉटल्स में। ठीक है, तो ये एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम होता है। ऐसे बच्चों यदि अपन ने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आया है, यदि मैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूँ तो इसको मैं क्विक लाइम बोलता हूँ। क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसको, क्विक लाइम। ठीक है, लेकिन जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, SLAKED, हम इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में मिलता है। CO को हम क्विक लाइम बोलेंगे और COH को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कॉमन नेम होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन कुछ IIT के कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं जो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा। उसमें क्या IIT में क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड वो हम साथ में ही देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा कि IIT में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, इसको आप बता लीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन IIT 2016 में आया था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस IIT में क्वेश्चंस जो पूछे गए वो अपन देखेंगे। IIT में बच्चों 2016 में जो क्वेश्चन आया, 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो था द मेन ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों 2016, the main oxides formed, FORMED formed, the main oxides formed on combustion, चीटा बन गया बच्चों, चीटा चीटी बना है, चीटी को चीटा बनाएंगे, कंबशन है ना, COMBUSTION, कंबशन। द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन combustion of lithium, sodium and potassium in excess of air are respectively the main oxides formed on combustion of lithium, sodium, potassium in excess of air are respectively, A ऑप्शन दिया बच्चों Li2O, Na2O2 and KO2। बी ऑप्शन हमारे पास में है, सी ऑप्शन दिया गया है, ये सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन हमें ऐसा दिया गया है, ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेन ऑक्साइड्स किसके बनेंगे, मेन, 3-4 वर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वर्ड है मेन ऑक्साइड, ठीक है, मतलब स्मॉल अमाउंट वाला नहीं, मेन। दूसरा है कंबशन कराया है इसने इन तीनों का और एक्सिस ऑफ एयर के साथ में। तो मेन ऑक्साइड यदि अपन लिथियम का जो मेन ऑक्साइड यदि अपन एक्सिस ऑफ एयर में कराते हैं, कंबशन अपन करवाते हैं, तो हमें लिथियम नाइट्राइड मिलता है, Li3n, आपने पढ़ा Li3n मिलता है अपने को, लिथियम नाइट्राइड -3n + 8, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड हमें मिलता है। चूंकि इसका स्मॉल साइज होता है इसलिए पोली हैलाइड N-3 आयंस को अपने पास रखे रहता है। साथ में यहाँ पर Li2O मिलता है,
लेकिन ये वाला जो हमें मिलता है, जो हमें पता है, वो ऑप्शन में नहीं है, मतलब लिथियम नाइट्राइड नहीं है। तो मेन तो नाइट्राइड नहीं है, और नाइट्राइड वो पूछ भी नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, वो ऑक्साइड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑक्साइड्स कौन सा मिलेगा, उसको नाइट्राइड से बनता है, उसको अलग कर दो। ऑक्साइड हमें चाहिए, ऑक्साइड का भी हमें मेन चाहिए, तो लिथियम मोनोऑक्साइड हमारा मेन होता है। इसमें परऑक्साइड बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, तो हम लिथियम मोनोऑक्साइड ढूंढेंगे। तो यहां तो परऑक्साइड कैंसिल हो गया, परऑक्साइड कैंसिल हो गया, मोनोऑक्साइड ये, मोनोऑक्साइड ये मिल गया, दो मिल गए हमारे पास। उसके बाद हम सोडियम पे आते हैं। तो सोडियम पे हम क्या देखते हैं, सोडियम परऑक्साइड बनते हैं, और कुछ स्मॉल अमाउंट में सोडियम सुपर ऑक्साइड बनते हैं। क्योंकि सुपर ऑक्साइड के कारण क्या बताया कि ये येलो कलर का होता है, ये बताया मैंने अभी इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। तो हमारा सुपर परऑक्साइड हमें मेन और देखना है, परऑक्साइड यहां पर है और यहां मोनोऑक्साइड ही कैंसिल हो गया, आंसर आपका ए पे जा रहा है। और पोटेशियम का आपको पता है सुपर ऑक्साइड, हाँ साहब सुपर ऑक्साइड है, आंसर आपका ए पे चला जाएगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में, कैसे आपको मैंने करवाया ये क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी में क्या पूछा गया था, जो हमने जिन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा उनमें क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और हम यहां पर देख रहे हैं, अमंग अस द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन आया था 1997, आईआईटी 1997 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस को भी आप उतारते जाइएगा। मैंने हर प्रॉपर्टीज के बाद में क्वेश्चन देना आपको शुरू कर दिया है। वीडियो मेरे थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन आपके काम के वीडियोस हैं, पूरा वीडियोस देखिए आप लोग, और उसमें जो रहता है फिर उसके बाद आपको एडवांस लेवल तक की तैयारी आपको मिल जाएगी, कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे अमंग अस द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स, among us the following hydroxides, the one which has the lowest value of KSPs, the one which has the lowest value of KSP is, ए ऑप्शन है MgOH होल ट्वाइस, बी ऑप्शन है BaOH होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस, और डी ऑप्शन है BeOH होल ट्वाइस। तो बच्चों ये क्वेश्चन, among us the following hydroxide the one which has the lowest value of KSPs, वो क्या होगा। 7 का क्वेश्चन मैं समझता हूं कि कैसे कोरिलेट आप करेंगे। तो बच्चों एक आयोनिक इक्विलिब्रियम, KSP मींस होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी हमेशा ज्यादा होगा। हम KSP से ही पता लगा लेते हैं कि किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ज्यादा होगा। यहां पर वो लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP बोल रहा है, मतलब कि किसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड इसने दिए हुए हैं, इनको यदि अपन टॉप टू बॉटम रीअरेंज करें तो कैसे मिल रहे हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसका बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन में आईआईटी ने कौन कौन सा हाइड्रोक्साइड हमें दिए, एक हमें दिया बेरिलियम, एक दिया हमें कैल्शियम, एक दिया हमें मैग्नीशियम, और स्ट्रोंशियम खा गया वो बेरियम दे दिया हमें, है ना बच्चों। इसने स्ट्रोंशियम ना देके बेरियम दे दिया। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप है और ये बॉटम है। सॉल्युबिलिटी अभी बताया मैंने क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्यों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की।
किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, लोएस्ट चाहिए हमें तो कम। उससे कम किसकी होगी? कैल्शियम का। उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम बेरियम का। सबसे कम सॉल्युबिलिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी इज द करेक्ट आंसर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सबसे कम सॉल्युबिलिटी बेरिलियम, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कम होगा। तो ये क्वेश्चन IIT 1997 का था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो IIT 1996 में क्वेश्चन आपके हाथ में आया था। उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन यदि आप लिखते हैं यहां पर IIT 1996 का क्वेश्चन, KO2 इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है बच्चों? KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखते हैं, KO2 इज यूज्ड इन ऑक्सीजन, क्या बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में वो किसका यूज कर रहा है? KO2 का। कहां पर? इन स्पेस। कहां पे यूज कर रहा है? स्पेस में। इन स्पेस एयरक्राफ्ट। क्या बात है, डायरेक्ट बात हो गई हमारे पास। इन स्पेस एयरक्राफ्ट में, इन स्पेस एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन। अच्छा ये भी है, पनडुब्बी में भी यूज करेगा। क्या बात है, हमने बोला हाँ सब यूज करता है ये। बिकॉज, अच्छा कारण पूछ लिया, देख लिए, बिकॉज इट, इसने देखिए कारण पूछा है, बिकॉज इट। ए ऑप्शन एब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट। ए ऑप्शन क्या है? एब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंटेंट। तो बच्चों एज यूजुअल अभी अपन ने पढ़ा कि साहब ये एब्जॉर्ब करता है CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है CO2 से K2CO3 बनाएगा और ऑक्सीजन को अलग देगा। और बाकी भी आंसर ऑप्शन है इसके बी है, एलिमिनेट्स मॉइस्चर। बी ऑप्शन था इसका, एलिमिनेट्स मॉइस्चर। सी ऑप्शन था इसका, एब्जॉर्ब CO2। ओनली इसने बोला एब्जॉर्ब CO2। अब इन दोनों में देखिए दो अंतर हो गया। एब्जॉर्ब CO2, हाँ एब्जॉर्ब CO2 करता है, ए में भी है, लेकिन ऑक्सीजन को बढ़ाता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट। एंड डी ऑप्शन है प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। हाँ साहब ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर ए में क्या है, दोनों बातें आ रही है। इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट मतलब कि ऑक्सीजन को यहां पर दे रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीजन कंटेंट को यहां पर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो ऑप्शंस जो है उसमें जब हम बात करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है साहब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और ब्रीथिंग के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए ब्रीथिंग। ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा देगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा देगा, CO2 देता जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब CO2 आधा बोला इसने ये ऑप्शन से। प्रोड्यूस O2, भाई यहां पर इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी जब तो बढ़ेगा ना ऑक्सीजन कंटेंट, तभी बढ़ेगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका मैं समझता हूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो हमने आपको करवाया हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस आपके हाथ में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा है IIT JEE 1991 का, एवरेज द फॉलोइंग एज स्टेटेड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर जनरली क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, और वो क्वेश्चन आपके हाथ में आ रहा है, चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को IIT 1991 में क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन लिखते हैं हम यहां पर, अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड। अरेंज द फॉलोइंग
as stated. Increasing order of basic character, increasing order of बेसिक करैक्टर, ठीक है। ऑप्शन दिए इसने MgO, सेकंड ऑप्शन है SrO2, थर्ड ऑप्शन है K2O, फोर्थ ऑप्शन है NiO, चलिए डी ब्लॉक भी ले लिया इसने, और फिफ्थ ऑप्शन है CS2O। ये इतने ऑप्शन इसने ले लिए। क्वेश्चन करिए बच्चों। IIT 1991 ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पे अपन को ये देखना है कौन से सेकंड ए का है, ये स्ट्रोंशियम सेकंड ए, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये फर्स्ट ए, यहां पर ये फर्स्ट ए का है, और यहां पर ये डी ब्लॉक का है। मैंने आपको बताया बच्चों, जब भी यहां पर एस ब्लॉक हमारे पास ऐसा मिलता है, जब हम एस से हम यहां पर डी ब्लॉक और यहां पर पी ब्लॉक में जाते हैं बच्चों, ये हमारा पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है। व्हेन वी मूव एस टू डी एंड पी, तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। ऑक्साइड की जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब डी ब्लॉक है, ये सबसे कम होगा, NiO सबसे कम होगा, हम NiO सबसे कम कर देंगे आंसर में, ठीक है। जब हम फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के कौन से हैं, आपका ये है और ये है। फर्स्ट ए ग्रुप में भी जब व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, साइज इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, CS2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये वीडियो लेक्चर में आप ध्यान से देखेंगे, आपको मिलेगा कि जब अपन पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम, लिथियम Li2O, ठीक है, लिथियम मोनोऑक्साइड, लिथियम का सोडियम, ठीक है, Na2O ले लें हम, सोडियम मोनोऑक्साइड, K2O ले लें हम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, यदि हम ये ले लेते हैं तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। चूंकि मेटेलिक करैक्टर इसका इंक्रीज होगा, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी इंक्रीज होगी। मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा इसलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो अब आपके पास क्या है, सीजियम कहां बैठा हुआ है, सबसे नीचे, तो सीजियम सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद यहां पर पोटेशियम आ जाएगा, K2O आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या जाएगा, देखो K2 हो गया। अब ये आपका एस ब्लॉक का फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है हमारा। जब हम व्हेन लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, में आपको पुराने वीडियो से मेरे आप देखेंगे तो मेटेलिक करैक्टर अलग से मैंने दिया हुआ है, उसमें मेटेलिक करैक्टर क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके जो सेकेंड ए ग्रुप में है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, किसकी सबसे कम होगी, MgO की, ठीक है, क्यों, MgO ऊपर है। अब सेकेंड ए ग्रुप में यदि आप देखेंगे तो सेकेंड ए ग्रुप में क्या है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो सबसे ऊपर कौन सा, मैग्नीशियम है, और स्ट्रोंशियम कहां है, यहां पर है, मतलब मेटेलिक स्ट्रेंथ की ज्यादा है बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है अपने को, इसकी ज्यादा है स्ट्रोंशियम की, और मैग्नीशियम कम है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम यहां पर ले लेंगे और फिर हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम। इसको और ज्यादा यदि आपको क्लियर बनाना है तो मैं इसको और ज्यादा क्लियर बनाता हूं। सबसे पहले NiO, उसके बाद मैं MgO लिखूंगा, उसके बाद मैं SrO2 लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पर K2O लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहां पर CS2O लिखूंगा। तो इस प्रकार से बेसिक स्ट्रेंथ सही ऑर्डर आपका ये आपको मिलेगा बच्चों। तो इट इज ए करेक्ट ऑर्डर। तो जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको अकेले ही, ऐसा नहीं है कि एस ब्लॉक में ही मिल रहे हैं, उसने एस के साथ में डी ब्लॉक भी डाल दिए। देखिए, तो डी ब्लॉक वाला मेटेलिक स्ट्रेंथ कम होती है तो वो सबसे पीछे चला गया, ठीक है। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा, ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है इस पॉइंट को, नहीं तो मैं एक बार और आपको लिखवा दे रहा हूं। ये लिख लिया यहां पर, ये वाला पॉइंट एक बार और लिख लीजिए।
व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, पीटी बोल सकते हैं हम, पीटी पीरियोडिक टेबल, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का साइन नीचे बना दो, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, हैंस बेसिक करेक्टर या बेसिसिटी दोनों एक ही बात है, बेसिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस, इसलिए बेसिक करेक्टर भी कम होगा, ठीक है, हैंस बेसिक करेक्टर इज आल्सो डिक्रीजेस, करेक्टर CHAR, ये आर है, ठीक है बच्चों, करेक्टर CHARACTOR, ठीक है, चींटी नहीं है, चींटे हो गए हैं। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, हैंस बेसिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व होने लगे अपन से, आईटी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो जितने मैंने आपको आज पढ़ाया उसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, किस टाइप से हमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं एक साथ आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताइए। आज की क्लास में नंबर वन पे हमने पढ़ा हुआ था, जल्दी बताइए क्या पढ़ा, नंबर 1 रिएक्टिविटी, नंबर टू पढ़ा बच्चों हम लोगों ने रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर, नंबर 3 रिएक्शन विथ, नंबर 1 क्या था हमारा रिएक्टिविटी, नंबर 2 रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर था ये लेकिन मॉइस्ट थी वो, नंबर 3 रिएक्शन विथ ड्राई एयर, ठीक है, नंबर 4 ड्राई ऑक्सीजन, नंबर 5 वाटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस करी और इसके आईआईटी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ बच्चों मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।